नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में नक्सलवाद एक ऐसा विषय है जो राज्य गठन के साथ ही विरासत में मिली, जिसपे आज तक जो है चर्चाओं का दौर जारी है। न केवल सेना का पराक्रम, न केवल पुलिस की मुठभेड़, न केवल पुलिस की ताकत, बल्कि सियासत के गलियारों में इस विषय पे चर्चा और इस विषय पे सियासत इस कदर हो गई है कि कहीं ना कहीं अब जो है सेना या कह लीजिए सुरक्षा बलों के मनोबल पे असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। सरकारें आई और गई, लेकिन जो प्रयास होने चाहिए उस प्रयास पे आज तक जो है सियासत लगातार हो रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। राज्य गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को विरासत में मिले नक्सलवाद माओवादियों के खात्मे के लिए अब तक के हुए प्रयासों पर कमोबेश हर बार सियासी सवाल उठते रहे हैं। चाहे बात राज्य केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन की हो या फिर फोर्स के बीच के ही कोऑर्डिनेशन की, हर बार सियासी गलियारों में इन सवालों ने शौर्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बात नक्सली पुलिस मुठभेड़ की करें तो एक तरफ जहां हमारे जवान जान जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह किए बगैर ही नक्सलियों से लोहा लेते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे सियासतदान मुठभेड़ पर ही सवाल उठा देते हैं। ताजा मामला बीजापुर जिले के पीडिया में हुए नक्सली मुठभेड़ का है, जहां सुरक्षा बलों के द्वारा 12 नक्सलियों के मार गिराए जाने का दावा किया गया, तो वहीं कांग्रेस ने 8 सदस्यीय जांच दल गठित कर मुठभेड़ को तथाकथित तौर पर फर्जी करार दे दिया, जिस पर सूबे की सियासत उबाल पर है। मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कह दिया कि बीजेपी की सरकार निर्दोष आदिवासियों की मुंडी गिनती कर टारगेट पूरा कर रही है। फर्जी एनकाउंटर, फर्जी गिरफ्तारी कर रही है ये सरकार। मोटर कहां से आया, ये किसका है, क्या नक्सलियों का है या फिर पुलिस बल का है, ये जांच का सवाल है। पीडिया में हुई नक्सली सुरक्षा बलों के मुठभेड़, गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है कि इस घटना में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं और इस घटना में एक गूंगे युवक सन्नो की भी हत्या हुई है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया है। डिप्टी स्पीकर संतराम नेताम जी के संयोजक में 8 सदस्यीय जांच दल का टीम गठित किए हैं। घटना स्थल जाएंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और वस्तु स्थिति का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे। जांच कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी इस घटना पर अपनी रणनीति तय करेगी। छत्तीसगढ़ में 5 सालों बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता के परिवर्तन के साथ ही भाजपा सरकार नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के पूरे इतिहास में पहली बार एक साथ 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। बावजूद इसके सूबे में सियासत बलवती है। पीसीसी चीफ के बयान और कांग्रेस की जांच कमेटी पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दो टूक कहा कि ये वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे और नक्सली मुठभेड़ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। नक्सलवादी घटनाएं जब भी होती है, सुरक्षा बलों को जब भी सफलता मिलती है, कांग्रेस पार्टी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने का काम करती है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, पर हमारे सुरक्षा बल के जवान, सुरक्षा बल के लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ये बात तो 100% सच है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन के साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आई है। बीते 4 महीनों में 350 के करीब मुठभेड़ में 108 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो वहीं 150 के करीब की गिरफ्तारी और करीब 300 ने सरेंडर किया है, जो पूर्व के सभी आंकड़ों से कहीं अधिक है। और शायद यही वजह है कि अब तक इस पर सियासत भी तेज हो चली है। बहरहाल हमारे सियासतदानों के इन बयानों का जवानों के मनोबल पर कितना असर पड़ेगा, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक तरफ शौर्य और दूसरी तरफ सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, पीएसटीवी, छत्तीसगढ़।
तो आपने देखा कि किस तरह से सौवे पे सियासत हावी हो चुका है छत्तीसगढ़ के इस गंभीर और बेहद एक ऐसी समस्या पे जिसपे समाधान को लेकर सरकारों ने पहल कर ली, लेकिन आज तक ना तो समाधान हो पाया, लेकिन सियासत दूसरे तरफ से पुरजोर होते रही, चाहे सरकार किसी की भी हो। विपक्षी दलों ने पुरजोर तरीके से इस पे सियासत किया, जिस विषय पर चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। हम जाएंगे 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है जी। अभय जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक कह लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार कह लीजिए, बस्तर के पत्रकारिता में खासा दखल रखने वाले सुरेश महापात्र भी हमारे साथ है। सुरेश जी आपका भी स्वागत है। और इन तमाम मेहमानों के इतर हमारे साथ सैन्य के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर वर्णिका आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वर्णिका आपसे ही करना चाहता हूं। सैन्य के साहस पे अगर सवाल उठेगा तो कहां पे वीरता दिखाई जाएगी? क्यों जंगल में मुठभेड़ के लिए जाने वाले हमारे सिपाही, हमारे जवान, क्यों सियासतदानों के इस बयानों की भेंट चढ़ जाएंगे? वर्णिका जी। जी, अभी जब आपका ये कार्यक्रम और इसका विषय सुना, एक तरफ शौर्य तो दूसरी तरफ सियासत, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। सच में एक बड़ी गंभीर समस्या जो हमारे देश को बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए जब सुरक्षा बल जवान अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और कुशलता से एक ऑपरेशन का संचालन करके आते हैं, तो उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और प्रश्न चिन्ह क्यों लग जाता है, ये क्यों और बार बार लग जाता है, ये सच में बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जब मैं उन क्षेत्रों में जाती हूँ और लगातार देखती हूँ, जवानों से भी बात होती है, आम जनता से भी बात होती है, प्रायः सभी से चर्चा के दौरान आता है कि एक ऑपरेशन करने के बाद जिसके लिए उनको तैनात किया गया है उस क्षेत्र में, उसके बाद जब उनकी क्रियाविधि पे प्रश्न चिन्ह लगता है तो निश्चित ही उनके मनोबल पे एक करारा झटका होता है। लेकिन अभी कुछ जवानों से मैंने बात की तो व्यक्त नहीं करना चाहूंगी, पर कई लोगों ने कहा, मैडम ऐसे तो हमारे ऊपर लगातार ही प्रश्न उठते रहेंगे, पर हम ऐसे प्रश्नों से विचलित होने वाले नहीं हैं। हम अपनी कार्यवाही वर्णिका जी, आपने बेहद गंभीर बात कही कि ऐसे प्रश्नों से, सियासतदानों के सियासी बोल से अगर जवानों के मनोबल में फर्क नहीं पड़ रहा है तो शायद यही विजय का पताका फहराया जाएगा और यही जवान साहस का स्वर जो है उस जंगल में जरूर दिखाएंगे। मैं एक बार जो है अभय जी का रुख कर लेता हूं। अभय जी, मौजूदा दौर में, मौजूदा सरकार में आप विपक्ष के तौर पे मौजूद हैं, क्यों सौवे पे सियासत होती है? क्यों सवाल उठाया जाता है? क्यों अगर 12 माओवादियों को, नक्सलियों को ढेर कर दिया गया तो क्यों इस पे जांच दल की जरूरत पड़ गई? क्या आप लोगों के पास कोई गंभीर शिकायतें आई या केवल हवाई सियासत के तौर पे आपने एक जांच दल का गठन कर दिया बतौर विपक्ष? अभय जी। ना तो कोई शौर्य पे सियासत हो रही है, ना कोई सेना बल के शौर्य को कम करने का, मनोबल कम करने का प्रयास हो रहा है। मेरा तो सवाल आपसे है, मीडिया के माध्यम से पूरी छत्तीसगढ़ के तमाम उन लोगों से जो राजनीति कर रहे हैं और नक्सल पे बात करते हैं, कि रमन सिंह सरकार 15 साल थी और आज शायद सरकार 4 महीने से है, केवल भाजपा के शासन में बात क्यों उठती है कि आदिवासी गरीब मारा जा रहा है, निर्दोष आदिवासी फंसाया जा रहा है? निर्दोष 5 साल हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी। 5 साल में विपक्ष की ओर से एक भी सवाल आया क्या? फर्जी मुठभेड़ के, फर्जी गिरफ्तारी के या सेना के शौर्य पे कोई बात हुई क्या? हमने डट के मुकाबला किया और दोनों मोर्चों पे किया, विकास के मोर्चे पे भी किया और नक्सलियों से लड़ने के मोर्चे पे भी किया। हमने वहाँ पे तमाम वो सुविधाएं दी जिनके लिए आदिवासी वहाँ के नक्सल इलाके के तरस रहे थे। स्कूलें बंद कर दी गई थी, अस्पतालों में सुविधा नहीं थी, आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं थे। हमने वनोपज को खरीदने का काम करके उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया। आज बस्तर बन गया था 5 साल में, आदिवासियों की जमीन वापस की, वहाँ पे उद्योग लगाने का काम चालू कराया। लेकिन जब बीजेपी की सरकार होती है, ठीक है, अभी 4 महीने, एक मिनट और लूंगा मैं, हमारे बीच में जो बैठी है मैडम, उनकी बात भी सुन रहा था और कहीं से उनके सौर्य को सलाम है, कहीं से कम करने। मैं एक प्रश्न और करूंगा कि पिछले 4 महीने में कितनी बार गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों से बातचीत का रास्ता खुला है? कितनी बार विष्णुदेव साय ने कहा पुरजोर कार्रवाई की जाएगी? उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री करते हैं बातचीत का रास्ता खुला है।
मुख्यमंत्री कहते हैं कार्रवाई की जाएगी और इसी बीच घटनाएं बढ़ी। ठीक है अभय जी, मैं जवाब ले लेता हूं। अभय जी, घटनाएं हुई। अभय जी मैं जवाब ले लेता हूं। राजीव जी हमारे साथ मौजूद है, पूरी जिम्मेदारी के साथ राजीव जी अपनी बात को रखेंगे। राजीव जी, अभय जी ने दो बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। पहला ये कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तब ही इस सेना के सौर पे सवाल क्यों उठता है, तब तक मुठभेड़ को फर्जी क्यों करार दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में 8 साल रही, 8 साल में क्या आप लोगों ने एक भी बार सवाल उठाया? और 4 महीने में जो अभी मौजूदा सरकार है उसमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के वक्तव्य अलग अलग आते हैं। अभय जी कह रहे, जवाब दीजिए। बिल्कुल कोई बयान अलग अलग नहीं आते। ये कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है कि जो नक्सली, आज ही आपको खुशखबरी दे देता हूं कि आज लगभग 35 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और बहुत सारे नक्सलियों के दलम लीडरों से बातचीत चल रही है, वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं। और चाहे बालाकोट से लेकर कहीं की भी घटना हो, कांग्रेस के नेता हमेशा जब भी कोई चाहे आतंकवादी मारा जाए या नक्सली मारा जाए उस पर सवालिया निशान लगाना चाहते हैं। बाटला इनकाउंटर की बातें हो या यहाँ पर दिल्ली के पास जो मुठभेड़ हुआ था उसमें इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा मारे गए थे, उसमें भी बड़ी सोनिया गांधी जी सो नहीं पाई रात भर। उसमें कितने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी मारे गए थे पूरा देश जानता है। तो ये कांग्रेस की नीति और नियत है कि हर बात पर राजनीति करना। कम से कम इस बात से तो पक्ष देना चाहिए, नक्सल वाले मामले पे शहीद महेंद्र कर्मा और रमन सिंह जी एक साथ एक छोटी सी कोशिश की थी सलवा जुलूम का, वो आदर्श आपके सामने है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नीति और नियत में या राजनीतिक को बनाए रखने के लिए हर मोर्चे पर राजीव जी, ये तो राजनीतिक हमारा जो हम है वो आना चाहे नक्सली नेता, और जो नहीं मानेंगे प्रजातंत्र को उनको मारा जाएगा। ये तो खुली बात है और तीनों नेताओं की बातें एक जैसी है, कोई अलग अलग बातें नहीं है। मैं सुरेश जी का रुख कर लेता हूं। दरअसल सुरेश जी बस्तर के उस क्षेत्र से आते हैं, दंतेवाड़ा क्षेत्र से, जहां आज भी प्रशासन के नाम पे क्या वास्तविकता है सुरेश जी बेहतर बताएंगे। खैर आज विषय नक्सलवाद का है। सुरेश जी जब सवाल यह है कि दोनों ही दलों की बातों को आपने सुना, आपने वर्णिका जी के भी बात को सुना, क्या यथा स्थिति वहां पे है, क्या वस्तु स्थिति वहां पे है, और जवान जब एक एनकाउंटर करके आते हैं, मुठभेड़ करके आते हैं, वो भी हताहत होते हैं, उसके बाद इस तरह से अगर राजनीतिक गलियारों में सवाल जवाब होगा तो जवानों पे क्या असर पड़ेगा? सुरेश जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ये मानना होगा कि बस्तर एक युद्ध क्षेत्र है और वहां पर हजारों की तादाद में सशस्त्र बल तैनात है और युद्ध क्षेत्र में पिछले 20 साल से एक प्रत्यक्ष लड़ाई चल रही है जो माओवादियों के साथ है। और पिछले 20 साल में जब सलवा जुलूम शुरू हुआ था 2004-5 का जो दौर था, तब से लेकर के आज तक के हम देखते हैं 2024, इस बीच में हजारों की संख्या में लोग भी मारे गए, लोग बेघर भी हुए, लोगों को नई जीवन शैली भी मिली और बड़ी तादाद में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। बड़ी संख्या में एसपीओ बनाए गए, बाद में उनको सहायक पुलिस आरक्षक बनाया गया और ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का एक नतीजा मैं अब देख रहा हूं कि बस्तर में जो जगरगुंडा था जो 2004 में कट गया था, अब 20 साल बाद हम देखते हैं जगरगुंडा बासागुड़ा से होकर के और दंतेवाड़ा से होकर के जुड़ चुका है और एक सड़क बची है वो जो सुकमा दोरनापाल से होकर के जो है, यानी तीसरी सड़क जुड़ने के बाद जो उप तहसील बनाया था अजीत जोगी ने, उसके बाद से वो बंद था। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे फोर्स का दायरा बढ़ रहा है, फोर्स जंगल में जा रही है, फोर्स के साहिब निर्माण हो रहा है, सड़क बन रही है, बिजली आ रही है, तमाम चीजें हो रही है। इन सब चीजों के साथ जब फोर्स जंगल में जाएगी तो निश्चित रूप से आप आमने सामने की मुठभेड़ की स्थितियां हैं। तो ये जो आरोप लगता है कि अरे मौतें हो रही हैं, ग्रामीण मारे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जवान जानबूझ करके किसी भी बेगुनाह या निरीह व्यक्ति की हत्या करेगा, है ना? सुरेश जी मैं लौटूंगा आपके, मैं एक बार जब डॉक्टर वर्णिका का रुख कर लूंगा। डॉक्टर जी एक बात ये बताइएगा कि अभी हाल फिलहाल में जब कांकेर में मुठभेड़ हुआ 29 माओवादियों को मार गिराया गया, उस वक्त की एक वाकया जो है वो बड़ा चर्चाओं में रहा कि एक जवान पे भालू ने हमला कर दिया। उस जवान ने जब भालू पे गोली नहीं चलाई तो निर्दोष आदिवासी पे जवान कैसे गोली चलाएगा?
जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा पक्ष उठाया, क्योंकि उस क्षेत्र में उन जवानों से भी जब चर्चा हुई तो मैं देख के आई थी कि वो जवान इस चीज से भी बकायदा उन परिवारों से भी जाके मिल रहे थे जिनके यहाँ के लोग मारे गए थे। उनका इंटेंशन ये नहीं रहता कि हम किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, उनका ये रहता है कि ये जो गोली जा रही है वो देश के लिए अहित करने वाले एक माओवादी के लिए जा रही है। पर इससे इतर उनकी संवेदना, हम ये भूल जाते हैं कि सुरक्षा बल जवान वहां सुरक्षा के साथ साथ संवेदना पहुंचाने के लिए भी इन दिनों तैनात है। इसीलिए कम्युनिटी पुलिसिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हम इस बात को हमेशा अंडरलाइन करने से भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार हम सिर्फ उनको एक बंदूकधारी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चाहे मतलब कोई भी सरकार आती है, किसी का ऑफेंसिव टेक्निक रहता है तो कोई डिफेंसिव टैक्टिक्स के माध्यम से काम करती है, लेकिन सबका केंद्र बिंदु जो होता है वो आम जनता होती है और नक्सल समस्या का समाधान करना होता है। अब ऐसा होता है कि जो सरकार डिफेंसिव टेक्निक अपनाती है तो उसमें ज्यादा कोई आहत होने या इंसर्जेंसी होने की, कॉम्बैट इंसर्जेंसी होने की, लड़ाई की कोई संभावना ही नहीं रहती। आप शांत रहिए, कोई इंसर्जेंसी ही नहीं होगी। पर जो सरकार मोर्चे पे तैनात होकर के सर्चिंग में जाती है और ऑपरेशंस करती है तो डेफिनेटली वहां पे एक्शन का रिएक्शन होगा और ये सारी बातें और विवाद उठना भी उस समय ही लाजमी हो जाता है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार अभय जी का रुख कर लेता। अभय जी, दीपक बैज पीसीसी चीफ ने आज एक बयान दिया, मैं उस बयान को कोट कर देता हूं, आप जब उसको कोट को डिकोड कर दीजिएगा। उन्होंने कहा बड़ी गंभीरता के साथ कि बीजेपी की सरकार निर्दोष आदिवासियों की मुंडी गिनती करके टारगेट पूरा कर रही है। आप 5 साल सरकार में थे, कौन सा टारगेट मिलता था जिसे पूरा करने के लिए सरकार अब मुंडी की गिनती कर रही है? देखिए, दीपक बैज जी बस्तर के सांसद हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बस्तर में ही पैदा हुए बड़े हैं। दीपक बैज जी को कोई इनपुट मिला होगा, कोई जानकारी मिली होगी, तब वो ऐसी बात कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने 8 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जांच की रिपोर्ट कांग्रेस के पास जब आ जाएगी तो कांग्रेस की ओर से अधिकृत बयान दिया जाएगा। अब ये प्राथमिक बयान है जो उनके पास आए और वो बस्तर के हैं, बस्तर में रहते हैं, बस्तर की बात कर रहे हैं, अपने आदिवासी भाइयों की बात कर रहे हैं। अभी हमारे राजीव भैया ने सलवा जुड़ुम की बात उठाई। सलवा जुड़ुम एक आंदोलन था जो आगे टाइगर महेंद्र कर्मा ने कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस को पसंद नहीं था सलवा जुड़ुम, उसके बाद महेंद्र कर्मा ने सलवा जुड़ुम चलाया और वहीं धोखा हुआ। वहीं रमन सिंह जी ने सलवा जुड़ुम को पूरे आरएसएस के लोगों को अंदर डाल के, भाजपा को डाल के, और महेंद्र कर्मा को लगा कि सरकार तो सलवा जुड़ुम के साथ है, लेकिन सरकार तो नक्सलियों के साथ थी। नक्सलियों ने घेर के महेंद्र कर्मा को मारा और सरकार बचा नहीं पाई। ये सरकार थी, ये महेंद्र कर्मा मारे गए, 32 लोग हमारे मारे गए नक्सली हत्या में, और हम पे सवाल उठाया जाता है कि हम सवाल क्यों उठाएं? अरे हमारे 32 लोग मरे हैं, निर्दोष मरे हैं। महेंद्र कर्मा का क्या दोष था? नंद कुमार पटेल का क्या दोष था? वो गूंगे आदिवासी का क्या दोष था जो पीडीए में मारा गया? वो 2 बच्चियों का क्या दोष था जो आईडी विस्फोट होने से मारी गई? तो गोली कहीं से चले भाई साहब, आदिवासी पे चल रही है, निर्दोष पे चल रही है, चाहे सौर्य वाले चला रहे हो और चाहे नक्सल वाले चला रहे हो। ये लड़ाई लोकतंत्र और नक्सली की है। अभी मैडम ने कहा, मैं सलाम करता हूँ जवानों को जो जाके कम्युनिटी पुलिसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जा रहे हैं? भाजपा के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? भाजपा के मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? भाजपा के विधायक वहां इकट्ठे हुए क्यों नहीं जा रहे हैं उन आदिवासियों के पास? केवल हमारे सैनिक जाएंगे जो रक्षा करने के लिए आए हैं। उन सैनिकों की जवाबदारी है क्या नक्सल समस्या? नक्सल समस्या पूंजीवाद की ठीक है, ठीक है अभय जी, ठीक अभय जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी बैठे हो। राजीव जी, और पूंजीवाद, अभय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोकतंत्र बनाम आदिवासी की लड़ाई चल रही है। गोली कहीं से भी चले, सीना छल्ली आदिवासियों का हो रहा है, कब तक रोकेंगे? और एक तरफ वार्ता की बात और दूसरी तरफ घुस के मारने की बात, कैसे संभव हो पाएगा? कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा? राजीव जी, जरा राजनीतिक तौर पे जवाब देते हुए गैर राजनीतिक जवाब भी दे दीजिएगा, कैसे इस गंभीर समस्या का समाधान होगा? देखिए, जो मारे जाते हैं वो उनको नक्सली अपने सामने शेल्टर की तरह रखते हैं, ग्रामीण लोगों को, और जब क्रॉस फायरिंग होती है उसमें कभी कभी
ग्रामीण मारे जाते हैं, बहुत दुखदाई है। और फोर्स को बोला गया है कि ऐसा आप कोशिश करिए कि गांव का कोई मारा नहीं जाए। अब ये तो बड़ी दुविधा है साहब, और इस दुविधा का कांग्रेस पार्टी से फायदा लेना चाहती है राजनीतिक। अभी मेरे मित्र अभय जी कह रहे थे, हमारे मित्र की भाजपा क्या कर रही है, हमारे लोग शहीद हुए। शहीद तो भीमा मंडावी जी भी हुए, शहीद तो तानसेन कश्यप भी हुए, शहीद तो हमारे विकास दुबे भी हुए, शहीद तो हमारे तमाम कार्यकर्ता जो छोटे छोटे कार्यकर्ता वो भी हुए। उनकी लड़ाई राजनीतिक कार्यकर्ताओं से है, अब वो भाजपा के भी लोगों को मार रहे, कांग्रेस की। लेकिन दुखदाई यही है कि कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक एक शुचिता के तहत इस लड़ाई में साथ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीतिक फायदा दिखती है। अगर आप राजनीतिक फायदा देखेंगे तो कोई समस्या का अंत कैसे होगा उदय जी? लेकिन यही दुखद है, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि कोई भी अगर मारा जाए तो हर अभी कांकेर में मारे गए, तुरंत कांग्रेस पार्टी ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ था। उसके शाम को 4 बजे भूपेश बघेल जी ने बयान दिया कि हम उनके अर्धसैनिक बलों के शौर्य को सैल्यूट करते हैं, यानी पल में मासा पल में तोला। ये जब देखते हैं कि जनता के बीच में मैसेज खराब जा रहा है, कुल मिला के ठीक कर देते हैं। ठीक है राजीव जी, कुल मिला के समस्या तो है, समस्या पे सियासत होगी, समाधान परक बातचीत को लेके अभी भी बगले झांकी जा रही है जिम्मेदारों की तरफ से, सरकार चाहे किसी की भी। मैं सुरेश जी का रुख करता हूं। सुरेश जी, एक गंभीर सवाल निकला है कि गोली चले तो सीना तो छल्ले होना आदिवासी का, पहचानेंगे कैसे? कि क्योंकि माओवादी तो विचारधारा है, वो किसी दूसरे देश के तो है नहीं कि उनके आंख कान नाक अलग है या शारीरिक रंग रूप संरचना अलग होगी, वो तो विचारधारा है, वो किसी के भी मन में हो सकता है, आपके मन में, मेरे मन में, किसी के भी मन में। उस विचारधारा को पहचानने के लिए, उन लोगों को पहचानने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है? इतने सालों में कुछ हो पाया धरातल पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि वो किस विचारधारा का है। और जंगल के भीतर जब सशस्त्र युद्ध हो रहा है तो वहां पर एक और नक्सली है और एक और फोर्स है। तो राजीव जी ने जो कहा कि ग्रामीणों को शेल्टर के रूप में माओवादी यूज करते हैं, और बिल्कुल सच है ये। और ये इसलिए सच है क्योंकि सिलगेर में जो हुआ, सिलगेर में जब कैंप लगा था तो वहां पर बड़ी भीड़ आई थी, वहां पर भी मौतें हुई थी, उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, 1.5 साल तक आंदोलन चला वहां पे। आंदोलन अभी भी लोग वहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो और उस समय जो लोग वहां पर रिपोर्टिंग में थे, मेरी उनसे बात हुई थी, उनका ये मानना था कि जिन लोगों को उन्होंने उस भीड़ में देखा है वे माओवादी केडर के भी लोग थे वहां पर, और यदि उस कैंप में नक्सली अटैक कर देते तो निश्चित रूप से सरकार की भी फजीयत होती और फोर्स की फजीयत होती और फोर्स का मनोबल गिरता। तो जब भी ऐसा स्थिति होता है तो किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। बस मेरी एक गुजारिश ये है कि जब भी यदि कोई बेगुनाह मारा गया है, जिसके बारे में कोई आइडेंटिफाई होता है कि बेगुनाह है और क्रॉस फायरिंग में मारा गया है, और वो चाहे किसी वजह से मारा गया हो, उनको आइडेंटिफाई करके फोर्स और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको अलग किया जाए, उनको बताया जाए कि हाँ ये क्रॉस फायरिंग में मारा गया है, ताकि उसके साथ भी न्याय हो सके, उसको भी सहायता मिल सके। ठीक है सुरेश, मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक बार फिर से एक बार डॉक्टर वर्णिका का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर वर्णिका, अब सीधे से आप सवाल का जवाब दीजिएगा कि इस गंभीर समस्या से हम 2-4 होते हुए 23 साल का समय बिता चुके हैं। राज्य गठन के साथ हमें ये विरासत में ये तहमत मिली है, ये दाग मिली है, कैसे समाप्त होगा? आप तो बेहद अंदरूनी क्षेत्र में आप काम करती हैं लगातार, कैसे समाप्त होगा? कैसे माओवादियों का खात्मा होगा? इसका एक शब्द में उत्तर है, जिस दिन भय समाप्त हो जाएगा उस दिन माओवादी समस्या का अंत हो जाएगा। और भय को समाप्त करने के लिए 2 ब्लैक डॉट बहुत जरूरी है। एक, हमारे यहाँ कहा जाता है ब्लैक डॉट बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक है सड़क जो वहां पहुंच जाए, संचार व्यवस्था वहां पहुंच जाए। दूसरा ब्लैक बोर्ड यानी शिक्षा वहां पहुंच जाए, तो जल्द ही इस समस्या से हम निजात पा सकेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं एक बार अभय जी का रुख करता। अभय जी, राजनीति को पवे वक्त के 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्या विपक्ष इस माओवादियों के खात्मे में सरकार के कंधे से कंधा मिला के चलेगी? कांग्रेस की जवाबदारी है इस देश के संविधान के प्रति और लोकतंत्र के मानने वालों के प्रति। लोकतंत्र के खिलाफ जो जाएगा हम उसके विरोध में रहेंगे। हम नक्सलियों के विरोध में हैं। सरकार नक्सल नीति बनाए और तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाए, बिल्कुल, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हों और एक रूपरेखा बने, ताकि ऐसी कोई सियासत की बात ना है। कांग्रेस अगर सरकार बात करना चाहेगी नक्सलियों से तो पहले विपक्षियों से बात करें, सर्वदलीय बात करें,
बस्तर के लोगों से बात ठीक है, करें। बिल्कुल अभय जी, वहाँ के बिल्कुल जनता बिल्कुल से आपने बात सही कहा करें कि सर्वदलीय और बैठक डिप्टी होनी मुख्यमंत्री चाहिए, उनके साथ। मिलजुल के इस समस्या के समाधान की ओर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अगर समय है तो मैं लौटूंगा। राजीव जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने तय कर दिया कि 3 साल में नक्सलवाद समस्या समाप्त हो जाएगा। दो एक्सपर्ट आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। क्या आपको सच में लगता है कि सियासत में बयान देना और धरातल पे काम करना दोनों समान है, या दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है आपको? देखिए, बाटला से बालाकोट तक कांग्रेस की पॉलिसी दिख गई है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, क्या समस्या का समाधान होगा? बात पर कहती है कि हमारे नेता मारे गए, हम पूछते वो सबूत कहाँ गए जो भूपेश बघेल जी के पास? कांग्रेस की नीति नहीं है, जैसे अमित शाह जी ने बोला है। ठीक है, राजीव जी, ठीक वो है, समाप्त कर रहेंगे। ठीक वो बिल है हमारे पास। ठीक है, मैं एक बार सुरेश जी के पास जा रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। सुरेश जी, फाइनल कमेंट कीजिएगा। क्या सियासतदान, सियासत दल जो है वो सच में चाहते हैं कि धरातल पे इस गंभीर समस्या का पटाक्षेप हो? और वर्णिका जी जिस 2 ब्लैक डॉट की बात कर रही है, वो ब्लैक डॉट क्या धरातल पे आपको लगता है कि आने वाले जल्द से जल्द समय में वहां पे उपस्थित या लागू हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ने नक्सलियों के सामने बहुत कुछ खोया है। और अब ये वक्त आ गया है कि जब अंतिम लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में साझी हिस्सेदारी साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, समय का अभाव, मैं बिल्कुल माफी चाहता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का दंश कब समाप्त होगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन इच्छा शक्ति सरकारों की हो, इच्छा शक्ति लोगों की हो, और जिस बात का वर्णन वर्णिका जी ने किया है, मैं उसे फिर से दोहरा देता हूं कि जिस दिन भय की समाप्ति होगी, उस दिन इस गंभीर समस्या का भी समापन छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।